अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जिन 3 ETFs की मैं आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, इन तीनों ETFs के नाम बताने के लिए मैं एक छोटा सा 30-40 सेकंड्स का शॉर्ट बनाने वाला था। मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का काम चल जाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्टिंग की क्विक टिप होती है, यानी कि स्टॉक्स या फिर ETF के बस नाम से मतलब होता है। अबे मेरा काम तो चल जाता, लेकिन तू पैसे कैसे कमाता? यार अगर ऐसा सोचोगे तो फिर तो हो गई इन्वेस्टिंग। यार देखो, मैं कोई एंटरटेनमेंट या फिर कॉमेडी की वीडियो तो बना नहीं रहा हूँ कि हर बार आपका काम रील या फिर शॉर्ट से चल जाए। मतलब हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक काम कर, मेरा पैसा कमाने के बारे में सोचना बंद कर, तू अपनी सोच। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मोस्ट ऑफ द धुरंधरों को यानी कि लेजेंड्स को खाली नाम से मतलब होता है कि हमें बस स्टॉक्स या फिर ETF का नाम पता चल जाए, कल मार्केट खुलते ही हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर देंगे, अभी हम थोड़ा सा बिजी हैं। देखिए, इन्वेस्टिंग की दुनिया में सिर्फ नाम से आपका काम नहीं चल पाएगा। तो अभी के लिए इन तीनों ETFs को उठा के मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूं और हम बात करते हैं आज के इस वीडियो के थंबनेल में और टाइटल में जो आपको पढ़ने और देखने को मिला, यानी कि इन्वेस्टिंग ऑन डिप्स की, कि ये होता क्या है और इसे करते कैसे हैं। तो सुनने में तो ये बहुत आता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स डिप्स पे कर लेनी चाहिए। जब भी आपको मार्केट में डिप देखने को मिलता है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने स्टॉक को एवरेज कर लेना चाहिए। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि जितना डिप आया है, इतने डिप में आपको एक्चुअली में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए? और जब इन्वेस्टमेंट्स करने की बात आएगी तो एक्चुअली में आपको कितना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि ये बेसिक सी चीजें हैं जिनको लेके 60 to 70% इन्वेस्टर्स कंफ्यूज रहते हैं और उनको इस चीज की क्लैरिटी कभी नहीं मिल पाती। तो आइए सबसे पहले एक आइडिया ले लेते हैं इन्वेस्टिंग ऑन डिप के बारे में। तो जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करना आता है, डिप्स पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना वो समझते हैं कि कैसे करते हैं, वो लोग इस पूरे सेक्शन को स्किप कर सकते हैं और इस सेक्शन के जस्ट बाद जहां पर मैंने ETFs की एक्चुअली बात की है, आप उस सेक्शन को डायरेक्टली जाके विजिट कर सकते हैं। डिप्स में इन्वेस्टमेंट्स करने का मतलब है कि अगर किसी स्टॉक में, ETF में या फिर किसी इंडेक्स के डे चार्ट पे अगर आपको सही फॉल देखने को मिलता है, अब ये सही फॉल क्या होता है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आप जाके इन ETFs में कुछ भी छोटा बड़ा अमाउंट डाल सकते हैं और ये अमाउंट टोटली आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो डिप में इन्वेस्टमेंट्स करने का कोई भी टाइम फ्रेम या फिर एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं होता कि डिप कितने दिन तक का होना चाहिए, आपको कितने ड्यूरेशन तक वेट करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले। क्योंकि देखिए, मार्केट को एग्जैक्टली टाइम कर पाना एक इम्पॉसिबल चीज है। कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर आज तक मार्केट को एक्यूरेटली टाइम नहीं कर पाया। तो डिप्स में इन्वेस्ट करना एक तरह से आपके द्वारा चार्ट पर बनाए गए जो लेवल्स होते हैं, इन लेवल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको मार्केट या फिर स्टॉक या फिर कोई भी ETF आपको इन लेवल्स के आसपास दिखता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स वहां पर कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से मैं आपको ये सब समझा देता हूं, आपको यहां पर काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करना आता है, बेसिकली वो लोग थोड़ा सा बेटर आइडिया लगा पाते हैं मार्केट के लेवल्स का। तो बेसिकली अगर मैं एग्जांपल देने के लिए आपको यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, तो किसी भी चार्ट को आप काफ़ी आसानी से और फ्री में एनालाइज कर सकते हैं। और इसके लिए मैं जनरली जो अपने लिए यूज़ करता हूँ वो है tradingview.com। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बस आपको एक सही एनालिसिस करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप ये काम घर बैठे बैठे फ्री में आसानी से कर पाएं। तो जब आप जाएंगे tradingview.com पे तो आपको इस तरीके से पेज ओपन हुआ मिल जाएगा और यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडिसेस के अंदर निफ्टी 50 सिलेक्टेड है और हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एक्सपैंड पे। तो जब आप एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको निफ्टी का फुल चार्ट मिल जाएगा। तो इस चार्ट में जो ड्यूरेशन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये है डे ड्यूरेशन। तो 1 डे का ड्यूरेशन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है और उसके हिसाब से ये वाला चार्ट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर हम लेवल्स की बात करते हैं, यानी कि डिप्स पे अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से अपसाइड आया और लगातार हमें यहाँ पर एक थोड़ा हॉरिजॉन्टल सा मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स की बात करते हैं तो मार्केट जहाँ पर अपसाइड तक गई थी ये हमारा अपर लेवल हो गया और मार्केट जब डाउन साइड आकर एक नीचे वाले पॉइंट तक आई थी ये हमारा लोअर लेवल हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं जाकर एक रेक्टेंगल चूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा कि भैया ये मेरा हो गया अपर लेवल, जो प्रीवियस अपर लेवल था। ये हमारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया और एक लेवल में ड्रॉ करूंगा डाउन साइड पे, यानी कि जितने भी ये डाउन साइड वाले टच पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें 3 लेवल्स ये वाले दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीनों लेवल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और इन तीनों लेवल्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगा। तो एक रेक्टेंगल हमारा ये वाला हो गया। तो एक तरह से हमारे पास मोटे मोटे यहाँ पर 2 लेवल्स आ गए हैं, एक है अपर लेवल, एक है लोअर लेवल। तो डिप्स में इन्वेस्टमेंट्स करने का मतलब है कि जितनी बार भी निफ्टी हमारे इन वाले लोअर लेवल्स को टच करेगा, फॉर एग्जांपल जब हमारा एक लोअर लेवल ये वाला हमें देखने को मिला था तो निफ्टी जब नेक्स्ट टाइम ऊपर जाने के बाद फिर से वापस इसी लेवल पे आया था तो मैंने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की थी
उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ गया था, फिर से वापस जब निफ्टी नीचे की तरफ आया था तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट अपनी इस वाले लेवल पे भी की थी, क्योंकि ये जो लोअर लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे जो इस ओवरऑल जो प्रीवियस लोअर लेवल्स थे इन्हीं के आसपास के लेवल्स हैं। तो किसी भी स्टॉक या ETF में आपको इस तरीके से फॉल दिखाई देता है कि जो लोअर लेवल आपने ड्रॉ किया था, जहां पर लास्ट टाइम तक हमें फॉल देखने को मिला था, अगर फिर से नेक्स्ट फॉल हमें उस लेवल तक देखने को मिल जाता है या फिर उस लेवल के आसपास के लेवल्स तक भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि आप मार्केट को एग्जैक्टली टाइम नहीं कर सकते, तो अगर स्टॉक या ETF आपके आसपास के लेवल्स पे भी आ जाता है तो आप उनको एज अ डिप मान के अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहां पर कर सकते हैं। अभी अगर मैं निफ्टी के रीसेंट टाइम की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी ने हमारा जो अपर लेवल था, इस अपर लेवल को, ये जो हमारे दो अपर लेवल्स थे, इन दोनों अपर लेवल को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करके यहाँ से ऊपर की तरफ इसने जाने की कोशिश करी, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाया और हमें यहाँ पर लगातार फॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वाला जो लेवल था, जो हमने ये वाला रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, इस वाले लेवल का ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं हो पाया। इस वाले लेवल का जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो निफ्टी हमें यहाँ पर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या निफ्टी यहाँ से और नीचे आके वापस इन वाले लेवल्स को आके टच करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर इन लेवल्स को वो फिर से टच कर सकता है? मतलब इसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। तो ऐसे केस में अभी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे इसके नीचे आने का। अगर ये नीचे आता है तो वेल एंड गुड, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहां पर थोड़ी सी और एडअप कर सकता हूं, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एवरेज कर सकता हूं। अगर ये नीचे नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मेरी जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, जो मैं मंथली इन्वेस्टमेंट्स करता हूं, मैं उस ड्यूरेशन तक की वेट करूंगा और अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से जिस भी स्टॉक या ETF में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं उसमें मैं कर दूंगा। तो अभी के लिए अगर मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से डिलीट करता हूँ जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, तो एक लेवल हम यहाँ पर और ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि है इसका ये लास्ट स्विंग लेवल, यानी कि निफ्टी यहाँ तक आया था और यहाँ से वापस रिटर्न कर गया। तो अगर निफ्टी यहाँ से फॉल होके अगर मुझे इस लेवल के आसपास भी दिखता है, मतलब यहाँ कहीं भी अगर दिखता है, तो मैं यहाँ पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स इसको एज अ डिप मान के निफ्टी ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कर सकता हूँ। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बस एक रफ आइडिया है निफ्टी चार्ट के साथ। ये आप किसी भी स्टॉक या किसी भी ETF के साथ कर सकते हैं जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करना जानते हैं वो लोग यहाँ पर एक पैटर्न को और समझ गए होंगे कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पैरेलल चैनल और मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ नीचे की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक चैनल क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है और निफ्टी आराम से इस चैनल को फॉलो कर रहा है, यानी कि चैनल के टॉप को इसने टच किया, चैनल के बॉटम की तरफ आया, रिवर्स हुआ, फिर से चैनल के टॉप की तरफ गया, फिर से बॉटम को टच किया और लगातार निफ्टी यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स हमें स्विंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि मैं यहाँ पर वेट कर सकता हूँ कि मेरा जब ये चैनल का जो बॉटम एरिया है अगर निफ्टी यहाँ के आसपास भी आता है तो मैं इसको एक डिप कंसिडर करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस चैनल के बॉटम पे मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो जब आप टेक्निकल एनालिसिस करना सीखेंगे, अपने आप से इस चीज़ को जानेंगे, तो आप यहाँ पर बहुत से डिफरेंट लेवल्स, बहुत से डिफरेंट पैटर्न्स के बेसिस पे क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स उन्हीं के हिसाब से जो भी डिप्स आपको दिखाई देते हैं उन डिप्स के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पर आपको कितना पैसा किसी पर्टिकुलर डिप पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर आपके पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा रखे हुए हैं जिनको आप इस तरह के लेवल्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन 10,000 रुपए में से मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर 2500 रुपीज से लेके 3000 रुपीज तक एक बारी में डालना चाहिए किसी पर्टिकुलर डिप पे। यानी कि एक तरह से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 25% से लेके 30% तक के अमाउंट की। बाकी का पैसा आप बचा के रख सकते हैं किसी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। मान लीजिए कि जो लेवल हमने ड्रॉ किया था, जो चैनल हमने ड्रॉ किया था, अगर ये चैनल फर्दर ब्रेक होता है, यानी कि जो हमने एक्सपेक्टेड लेवल ड्रॉ किया था कि स्टॉक या फिर ETF इसके नीचे फॉल नहीं होगा, लेकिन अगर वो फॉल हो जाता है तो आपने बाकी जो अमाउंट बचा के रखा हुआ है उस अमाउंट में से आप अगेन 30-35% या इवन 40% तक का अमाउंट भी यहाँ पर फिर से डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जब मार्केट ऑल टाइम हाइस पे होती हैं और अगर आपके पास जनरली कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट पर मंथ नहीं बचता है अलग से अपनी इन्वेस्टमेंट्स डिप्स पे करने के लिए, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं कि आपकी जो भी न्यू इन्वेस्टमेंट्स जाने वाली हैं या फिर आप जो भी न्यू इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, उन न्यू इन्वेस्टमेंट्स का जो अमाउंट है उस अमाउंट को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास हमेशा एक लमसम अमाउंट थोड़ा सा रेडी होना चाहिए डिप्स का फायदा उठाने के लिए, डिप्स पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एवरेज करने के लिए। फिर चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हो या फिर आप ETFs में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हो। अगली चीज़ ये है कि हमें ये कभी भी नहीं पता होता कि एक बुल रैली आने के बाद अगली बुल रैली आएगी या नहीं आएगी, या फिर स्टॉक मार्केट काफ़ी लंबे समय तक साइडवेज ही चलती रहेगी। तो केस चाहे कुछ भी हो, जो लोग डिप्स पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आने वाले समय में ज़्यादा बेटर प्रॉफिट उन्हीं को देखने को मिलता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स SIP के थ्रू कर रहे हैं उन लोगों को इन सब चीज़ों में, इन झंझटों में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी किसी भी SIP अमाउंट को कम करने की या फिर अपनी SIP को पॉज करने की या स्टॉप करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप बस डिसिप्लिन
रहकर अपनी SIP को कंटिन्यू कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लगातार करते रहिए। तो ये हो गई बेसिक बात इन्वेस्टिंग ऑन डिप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले ETF की, जो कि है IT20 ETF। ये ETF जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, ये एक IT सेक्टर का ETF है। और IT सेक्टर के ETF की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पास्ट कुछ समय में यानी कि रीसेंट ड्यूरेशन में हमें IT सेक्टर में काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि IT सेक्टर में यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, इसलिए ये ETF डिप्स पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेंट बन जाता है। तो ये जो ETF है IT20, ये एक्चुअली में ट्रैक करता है निफ्टी IT को। तो अगर मैं निफ्टी IT जो इंडेक्स है, अगर मैं उसकी फैक्ट शीट को यहाँ पर ओपन करके देख लेता हूँ, ये है निफ्टी IT की फैक्ट शीट और मैंने ये ओपन की हुई है NSEindices.com पे। तो इस ETF के अंदर जो नंबर ऑफ स्टॉक्स आते हैं ये है 10 स्टॉक्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 10 है। और ये कौन कौन से 10 स्टॉक्स हैं, अगर हम इन पे एक नज़र मार लेते हैं तो यहाँ पर हमें जो कंपनी के नाम दिखते हैं ये है इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, HCL, विप्रो, LTI माइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, कोफोर्ज, एम्फेसिस और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि इंडिया की बड़ी IT कंपनीज। अगर हम इन IT कंपनीज में आए करेक्शंस की बात कर लेते हैं तो अगर मैं यहाँ पर क्विकली आपको दिखा देता हूँ tradingview.com पे, तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ इन्फी, तो इन्फोसिस लिमिटेड का चार्ट हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो अगेन ये मैंने इन्फी का डे चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्फोसिस में जो हाईएस्ट हमें यहाँ पर जो पीक देखने को मिला था वो था ये वाला लेवल। उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला और जो रीसेंट हाई गया था, रीसेंट हाई के बाद भी हमें यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये जो करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो अभी का जो आज का लेवल है अगर मैं यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट 17.5% का करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इन्फोसिस के अलावा अगर हम TCS की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 12.84% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगेन हमें 12.39% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। HCL में हमें 21.45% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। और विप्रो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 19.47% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इन सभी कंपनीज में देखा जा सकता है कि लगातार या फिर अच्छे करेक्शंस देखने को मिले हैं और आने वाले समय में आपको फिर से कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स और फर्दर करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सी दूसरी कंपनीज हैं जिनमें आपको करेक्शन देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके अलग अलग इन कंपनीज के स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से बेटर है कि आप इन कंपनीज का जो कंप्लीट बास्केट है यानी कि IT ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपका काम यहाँ पर आसान भी हो जाएगा। तो जैसे कि हमने निफ्टी 50 के चार्ट में हमने देखा था, वहाँ पर हमने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे। अगर मैं आपको एक रफ आइडिया जो निफ्टी IT इंडेक्स है, अगर मैं इसके लेवल्स की बात करता हूँ तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने tradingview.com पर ही यहाँ पर ओपन किया हुआ है निफ्टी IT इंडेक्स। और यहाँ पर अगर हम कुछ लेवल्स की बात करते हैं तो अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ इस कंप्लीट लेवल पे, जहाँ पर हमें मेजरली रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि है ये वाला कंप्लीट रेक्टेंगल। तो ये लाइन आप देख सकते हैं, ये इसका एक लेवल है। और अगर हम थोड़े डिप लेवल की बात करते हैं यानी कि और नीचे के लेवल्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, यानी कि इन सभी लाइंस को आपस में ज्वाइन करके मैं एक बॉटम लेवल यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर मैं बिल्कुल अभी की बात करता हूँ तो निफ्टी IT इंडेक्स के अंदर हमें ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर मैं बॉटम से लेके यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ जहाँ पर ये आज के टाइम पे अवेलेबल है, तो हमें यहाँ पर 15% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा खासा डिप है और ये जो डिप है ये हमारे इस वाले लेवल के नज़दीक भी है, आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं अपनी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो IT20 ETF है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो मैं उसके अंदर इंस्टेंटली आज के आज ही कर सकता हूँ। अगर ये आज मेरी इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद कुछ और दिनों में अगर ये वाला जो नीचे का लेवल है अगर इसके आसपास मुझे फिर से दिखाई देता है, इसको टच करता है, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, तो मैं अगेन अपना 35-40% फिर से इस वाले डिप लेवल पे इन्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि अगेन जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं उन लेवल्स के हिसाब से मुझे ये फिर से सही लेवल्स पे डिप लेता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरीके से जो भी डिप्स आपको देखने को मिलते हैं किसी भी इंडेक्स के अंदर, उस इंडेक्स के हिसाब से आप उस पर्टिकुलर ETF के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जो ETF उस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। तो हमारे केस में वो ETF है IT20 ETF जो निफ्टी IT इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं इस ETF के बाकी डेटा की, तो इस ETF का पूरा नाम है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT, और जैसे कि हमने देखा कि ये ट्रैक करता है निफ्टी IT इंडेक्स को। इसका कोड है IT20 और इसका AUM है 1969 करोड़ का। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.22% का। अगर हम इसके 1 ईयर के रिटर्न्स और पिछले 5 ईयर्स के रिटर्न्स के CAGR की बात करते हैं तो हम रेफर करते हैं इसकी शीट को, जो कि मैंने यहाँ पर ओपन करके रखी हुई है। ये है NSEindices.com की फैक्ट शीट और ये मैंने ओपन की हुई है निफ्टी IT के लिए।
तो हम देख सकते हैं कि इसके जो पिछले 1 ईयर के रिटर्न्स हैं ये है 19.82% के, और जो पिछले 5 ईयर्स के रिटर्न्स का CAGR है वो है 14.73% का। बाकी का डेटा आप इस फैक्ट शीट से रेफर करके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर हम बात करते हैं फाइनली इस ETF के डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, तो लिक्विडिटी को लेके यानी कि बाइंग और सेलिंग को लेके आपको यहाँ पर इशूज़ नहीं आएंगे। नेक्स्ट ETF हमारे पास आता है मिड कैप कैटेगरी से, और ये ETF है मिरर एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF। और मिड कैप ETF को मैंने आज की इस लिस्ट में इंक्लूड क्यों किया है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। अभी के लिए हम इस ETF की बात करते हैं। तो ये ETF ट्रैक करता है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को, इसका कोड है मिड कैप ETF। इसका जो AUM है ये है 633 करोड़ का। इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है जो कि है 0.05% का। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑरेंज में हाईलाइट करके ऑलरेडी एक ETF का नाम यहाँ पे रखा हुआ है। इस ETF के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूँ। ये है निपॉन इंडिया का मिड कैप 150 ETF, जिसका कोड है मिड 150 इसका AUM काफ़ी अच्छा है जो कि है 1187 करोड़ का। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये है 0.21% का, जो कि आज का जो ETF मैं आपको बता रहा हूँ यानी कि मिरर एसेट का जो निफ्टी मिड कैप ETF है उसके एक्सपेंस रेशियो का 4 गुना एक्सपेंस रेशियो इसका है। जो मैंने अपनी पिछली ETF वाली वीडियो बनाई थी उसमें जो मिरर एसेट का ये वाला ETF है इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो थी, तो मैंने इसकी बात उस टाइम पे नहीं की थी। लेकिन अगर हम आज के टाइम पे बात करेंगे तो मिरर एसेट का जो मिड कैप ETF है इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम निपॉन इंडिया का जो मिड कैप ETF है इससे भी ज़्यादा हाई चल रही है। मे बी उसका रीज़न हो सकता है कि क्योंकि लोगों को इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत लो दिख रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं वो है 0.05% का। और जो AUM है जैसे कि मैं देख सकता हूँ वो भी लगातार इसका इंक्रीज हो रहा है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स अगर मिड कैप ETF में करना चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं मिरर एसेट के इस वाले ETF को। अगर हम 1 ईयर के और 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करते हैं तो हम चलते हैं फैक्ट शीट के पास। तो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की जो फैक्ट शीट है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो इसके 1 ईयर के रिटर्न्स गए हैं ये है 58.19% के, और पिछले 5 इयर्स का जो CAGR गया है ये है 24.59% का। बाकी की चीज़ें आप इस फैक्ट शीट में देख सकते हैं। इसके जो सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है और इसके जो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम इस वक्त इस ETF की काफ़ी हाई चल रही है कंपेयर टू निपॉन इंडिया का जो मिड कैप ETF है। तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ये ETF एक अच्छी चॉइस आपके लिए बन सकता है। आपको यहाँ पर बाइंग और सेलिंग को लेके यानी कि लिक्विडिटी को लेके यहाँ पर इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैंने इस ETF को इंक्लूड क्यों किया है, इससे पहले कि मैं आपको उसका लॉजिक बताऊं उससे पहले हम बात करते हैं अपने अगले ETF की जो कि है स्मॉल कैप ETF। तो इस ETF का नाम है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। ये एक स्मॉल कैप ETF है और स्मॉल कैप की जो भी 250 कंपनीज हैं उनको ट्रैक करता है। तो ये इंडेक्स ट्रैक करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को, और इसका कोड है HDFC SML 250। इसका जो AUM है ये है 253 करोड़ का। तो इसका AUM अभी कम है क्योंकि हमें स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जो ETF में ट्रेडिंग्स हैं ये थोड़ी सी हमें कम देखने को मिल रही है। अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी दूसरे ETFs के साथ, जैसे कि अभी हमने मिड कैप ETF को देखा था, हमने IT20 ETF को देखा था, उसके अलावा और जो भी दूसरे ETFs हैं जैसे कि निफ्टी 50 ETF है या फिर CPSE ETF है, उन सभी ETFs के मुकाबले इसका जो AUM है और इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो हमें लो देखने को मिल रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए जो AUM हमें दिखाई दे रहा है और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है वो सही है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो कभी भी मार्केट ऑर्डर प्लेस मत कीजिएगा, हमेशा लिमिट ऑर्डर प्लेस कीजिएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की जो कि है 0.20% का, और 1 ईयर और 5 ईयर्स के रिटर्न्स हम इसकी फैक्ट शीट में देख लेते हैं जो कि हैं 1 ईयर के रिटर्न्स हैं 68.57% के और 5 ईयर्स के रिटर्न्स का CAGR है 24.34% का। बाकी टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सेक्टर रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर फैक्ट शीट में फर्दर देख सकते हैं। बाकी अगर हम डेली वॉल्यूम की बात करते हैं तो डेली वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन हाँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए जो इसका वॉल्यूम है वो ठीक है। आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने में, बाय सेल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी ETF में जब भी आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमेशा लिमिट ऑर्डर प्लेस कीजिएगा, यानी कि वहाँ पर प्राइस मेंशन करके अपना ऑर्डर प्लेस कीजिएगा। मार्केट ऑर्डर पे कभी भी किसी ETF को आपको बाय नहीं करना चाहिए। बेसिकली मार्केट ऑर्डर पे बाय करने का मतलब है कि हम ETF को किसी भी प्राइस पे बाय करने को तैयार हैं। बिड ऑफर स्प्रेड के अंदर किसी भी सेलर की तरफ से जो भी प्राइस हमें मिल रहा है हम उस प्राइस पे बाय करने को तैयार हैं, और ऐसे में ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मार्केट ऑर्डर पे सेल करने की बात करते हैं तो सेलिंग का मतलब है कि हम अपने ETF को कितने भी सस्ते दाम पे सेल करने को तैयार हैं। जो भी बिड हमें बायर की तरफ से मिल रही है हम उस बिड पे सेल करने को तैयार हैं। तो ऐसे में जो सेलिंग प्राइस है वो करंट
मार्केट प्राइस से काफ़ी कम भी हो सकता है, यानी कि अगेन यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है सेल करते टाइम भी। तो मैंने यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप ETFs को इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि ETFs के थ्रू जैसा कि होता है कि आप डायरेक्टली इंडेक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर पाते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एक्टिव मिड कैप और एक्टिव स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उनके बेंचमार्क्स में डायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर पाते हैं। और जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूँ कि अगर हम बात करते हैं कि 73% से ज़्यादा एक्टिव मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अपने ही बेंचमार्क को लास्ट बुल रन में बीट ही नहीं कर पाए। तो मोस्ट ऑफ द एक्टिव म्यूचुअल फंड्स जो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी ख़राब रिटर्न्स दिए इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क यानी कि इंडेक्स। देखिए, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने पोर्टफोलियो पे या फिर जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस कैपिटल पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मिड कैप ETF या फिर स्मॉल कैप ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की बजाय, यानी कि इंडेक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की बजाय मिड कैप और स्मॉल कैप के एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने का एक बेनिफिट आपको ये मिल सकता है कि मार्केट अगर साइडवेज है या फिर मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर आपका जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो फिर भी बेटर होता है कंपेयर टू इंडेक्सेस। तो इंडेक्स के केस में आपको बुल रन में तो अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन साइडवेज और डाउनसाइड मार्केट में उतने अच्छे रिटर्न्स हो सकता है आपको फिर भी ना मिले। इनफैक्ट हो सकता है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा लॉसेस देखने को मिले। तो मिड कैप और स्मॉल कैप ETFs में उन्हीं इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करूंगा जो इन्वेस्टर रिस्क ले सकते हैं, जिनको रिस्क लेने में कोई परेशानी नहीं है। अब अगर आप ऑलरेडी मिड कैप और स्मॉल कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उन म्यूचुअल फंड्स में ऐसे ही इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अपना एक्स्ट्रा पैसा डिप्स में इन्वेस्ट करने की, और जब बात आती है डिप्स की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की, तो यहाँ पर ETFs आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि आप ETFs को डायरेक्टली लाइव मार्केट में करंट प्राइस पे बाय या सेल कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स के केस में ये कर पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपको डे एंड का NAV मिलता है, और ये भी डिपेंड करता है जब आप उस म्यूचुअल फंड के बाय की रिक्वेस्ट को कट ऑफ टाइम से पहले ही प्लेस कर देते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक्टिव मिड कैप और एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में मैंने इन म्यूचुअल फंड्स के लास्ट 2-3 ईयर्स के ड्यूरेशन के बेसिस पे इनकी कंप्लीट परफॉर्मेंस की बात की है, तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। जिन तीनों ETFs की हमने आज के इस वीडियो में बात की है, अगर आप इनमें से किसी भी ETF में SIP के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी अगर कर रहे हैं तो आपको अपने SIP में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ऑन टॉप ऑफ SIP अगर डिप्स पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स इन ETFs में कर देते हैं तो आपको यहाँ पर फ्यूचर में ज़्यादा बेटर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर ज़्यादा बेटर एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर हम दूसरे ETFs की बात करते हैं, जैसे कि CPSE ETF है या फिर PSU बैंक ETF है या फिर जो मिराई एसेट का FANG ETF है, इन ETFs को भी मैंने आज के इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये ETFs मुझे वैल्यूएशन लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड लगे, जो कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की बेट हो सकते हैं। तो अगर आपको इन ETFs की अंडरस्टैंडिंग है तो आप इन ETFs में भी डिप्स पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।